अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हमने लिंक क्लियर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें ये देखा था कि एरर डिटेक्शन कैसे होती है, उसकी फंक्शनलिटीज़ की बात की थी। तो पहली फंक्शनलिटी एरर डिटेक्शन की बात कर ली थी। सेकंड फंक्शनलिटी जो है मैक क्लियर की, वो आपके पास मल्टीपल एक्सेस लिंक प्रोटोकॉल्स की है। इसकी एग्जांपल कुछ तरह हम लोग ले सकते हैं कि एक नेटवर्क को मल्टीपल या एक मीडियम को मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि एक वायर है, उसको मल्टीपल पीसीस ने शेयर किया हुआ है, ठीक है। या एक राउटर है, वायरलेस राउटर है, उसको मल्टीपल वायरलेस मशीन्स जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। तो बेसिकली मीडियम जो होगा यहाँ पे शेयर होगा। या सेटेलाइट का केस दे सकते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो लिंक्स की अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास जो लिंक की टाइप्स हो सकती हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स भी हो सकते हैं या ब्रॉडकास्ट लिंक्स, इसको हम लोग शेयर्ड मीडियम्स कहते हैं, वो हो सकते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो हैं वो यूजुअली आपके पास पुराने ज़मानों में डायल अप एक्सेस के लिए यूज़ किए जाते थे। या अगर आजकल बात करें तो आजकल आपने पॉइंट टू पॉइंट लिंक यूजुअली ब्लूटूथ के अंदर आपने देखा होगा कि पीयर्स बन जाते हैं, ठीक है। या आपने इथरनेट स्विच क्या होगा कनेक्ट करना है, तो इथरनेट स्विच होस्ट के दरम्यान में जो लिंक होगा वो एक केबल के थ्रू होगा, वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है। ब्रॉडकास्ट जो है वो आपके पास पुराना इथरनेट था जिसमें एक बस के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स कनेक्ट होते थे, वो शेयरिंग की जाती थी। या जैसे आजकल वाईफाई है। अच्छा, मल्टीपल एक्सेस की अगर बात करें तो हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर सपोज़ आप काफ़ी दोस्त एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप लोग कोई पार्टी शार्टी करते हैं, तो आप लोग आपस में काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। अगर सारे दोस्त बोलने लग जाएंगे तो क्या होगा कि कुछ शोर होगा, उस शोर के अंदर आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी यूज़र आपस में बात नहीं कर सकेगा। जब कोई भी यूज़र एक दूसरे से बात नहीं कर सकेगा, कोई भी दोस्त बात नहीं कर सकेगा एक दूसरे से, तो किसी को कोई समझ नहीं आएगी। तो उससे बेहतर क्या होता है कि चूँकि सारे दोस्त एक जगह इकट्ठे हैं तो बारी बारी कोई बोल ले। तो यही काम आपके पास मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का है, जो कि बताता है कि अब इस यूज़र ने चैनल एक्सेस करना है, दैन इसने, तो वो डिसाइड करता है कि कौन सा यूज़र चैनल एक्सेस कर सकता है। तो चूँकि हमारे पास जो मीडियम है वो इसमें हम लोग ये कहते हैं कि वो सिंगल शेयर्ड ब्रॉडकास्ट चैनल है। तो इसका मतलब ये है कि इट मीन्स 2 और मोर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन बाय नोड्स कैन बी डन। सो मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द चैनल at once. So it means the data will collide or it will be interfered. So the collision of data means the data will be lost. So collision is caused by an event if the node receives 2 or more signals at the same time. So it will basically it will show the collision of the data. So how this collision or how this channel accessing can be controlled. So multiple access protocols are responsible for controlling the channel access, and what they do, they are based on a distributed algorithm that determines how nodes share the channel. That means determine when nodes can transmit the data or who will transmit the data first. So the communication about the channel sharing must use the channel itself. So there cannot be no out of band channel for the coordination. So the channel will be used for the coordination as well. So the MAC protocols are being divided into 3 broad classes: the channel partitioning protocols, random access protocols, and taking turns protocol. We will discuss all these classes in today's lecture. First one is a channel partitioning protocol. So what does the channel partitioning protocol do here is it will divide the channels into smaller pieces based on the time, frequency, or a code. So the whole channel is been divided. तो इधर हम लोग टाइम की बेस पर बारियाँ लगा सकते हैं, फ्रिक्वेंसी की बेस पर बारियाँ दे सकते हैं यूज़र को, और या कोड की बेस के ऊपर. So what we will do here, we will allocate a small piece of channel to the node for the usage in the channel partitioning protocol. So the channel partitioning can be done based on the time, frequency, or the code.
if we do not want to partition the channel, then we have to two types remaining. First one is the random access. In this, channel is not been divided. We will allow the data to collide, and uh, how we will recover from collision, it will be decided using based on the चैनल एक्सेस रैंडमली तौर पे हम लोग डिसाइड करेंगे किस कौन से यूज़र ने कब चैनल एक्सेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक रैंडम एक्सेस दिया जाएगा कि पहले इसको दे जाएं, कब फिर रैंडमली तौर पे तीसरे चौथे को दे जाएं। तो आपके पास रैंडमली तौर पे हो सकता है, कोलिजन भी हो सकती है, कोलिजन को डिटेक्ट भी किया जा सकता है और कोलिजन को अवॉइड भी किया जाएगा यहाँ पे। तो दो तरीक़ों से हम लोग रैंडम एक्सेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस से और कोलिजन डिटेक्शन से। थर्ड टाइप जो हमारे पास हैं चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स, चैनल के मैक प्रोटोकॉल्स, वो आपके पास हैं टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल। इसमें हम लोग बारियां लगाएंगे, मगर यहाँ पे बारियां जो लगेंगी वो नोड जो होंगी वो आपके पास एक से ज़्यादा बारी नहीं ले सकेंगी। वो जिस तरह राउंड रॉबिन फैशन के अंदर हम लोग बारियां लगाते हैं, जिसके पास टोकन होगा, टोकन रिंग की टोपोलॉजी देखेंगे। यहाँ पे ये आपके पास तीन तरह के। पहले की बात करते हैं चैनल पार्टीशनिंग की। तो चैनल पार्टीशनिंग में हमने बात की कि टाइम की बेस के ऊपर डिवाइड हो सकता है। तो ऐसा प्रोटोकॉल जो टाइम की बेस के ऊपर यूज़र को डिवाइड करेगा वो आपके पास कहलाता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो इन दिस द चैनल एक्सेस इज बीन इन द फॉर्म ऑफ राउंड्स बट इन फॉर्म्स ऑफ टाइम्स ऑफ राउंड्स। सो ईच चैनल विल गेट द फिक्स टाइम स्लॉट इन ईच राउंड। Yes, the unused slots can go idle. For example, you have 6 stations, so you will divide the whole transmission time into 6 equal time slots in case you are using a concept of TDMA. So assume here only 3 जो पहले 3 यूज़र हैं 1, 3, 4 जो हैं आपने 600 में डिवाइड कर दिया 6 यूज़र से। तो जो टाइम है वो हर 6 के 6 को एलोकेट होगा, मगर जो 1, 3 और 4 उनके पास डाटा है या पैकेट्स हैं, और जो 2, 5, 6 हैं वो आपके पास उनके पास डाटा नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जिनके पास डाटा नहीं भी है उनकी टाइम स्लॉट वेस्ट जाएगी। उस केस के अंदर कोई और यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। तो यूज़र को हम लोग टाइम एलोकेट कर देंगे कि ये पहली टाइम स्लॉट आपकी है, वो इस टाइम से इस टाइम पे स्टार्ट होगी, इस टाइम से इस टाइम तक की जो स्लॉट होगी वो पहले की होगी, देन नेक्स्ट के लिए इतनी होगी। तो इक्वल टाइम शेयरिंग की जाती है। अच्छा, चूँकि इधर मसला क्या आ सकता है TDMA के अंदर, वो ये आ सकता है कि जो टाइम स्लॉट्स हैं वो वेस्ट हो सकती हैं, बैंडविड्थ बेसिकली आपके पास वेस्ट हो रही है। तो उसको कैसे हल किया सकता है, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसीज़ की बेस पर डिवाइड कर दी जाए कि अब यूज़र्स जो हैं वो एक ही टाइम पे क्या कहते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर उनकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी। तो जो इसका मतलब है हमने जो चैनल है उसको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी बैंड्स। तो हर जो स्टेशन होगा उसको आपने एक फ़िक्स फ्रिक्वेंसी असाइन करनी है। जो अब जो फ्रिक्वेंसी बैंड यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होगा वो खाली जाएगा। इस केस के अंदर भी मसला वही आता है कि फ्रिक्वेंसी बैंड जो हैं वो अंडर यूटिलाइज हो सकते हैं। फिर आपके पास थर्ड टाइप जो है, इसके अंदर वो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस आती है। वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, मगर वैसे आपको बता देता हूँ। उसमें ना आप फ्रिक्वेंसी की बेस के ऊपर डिवीजन करते हैं, ना टाइम की बेस के ऊपर। आप हर यूज़र को कोड असाइन करते हैं और दैन जो डिफरेंट कोड के यूज़र होते हैं वो ही ट्रांसमिट करते हैं। हर यूज़र का कोड डिफरेंट होता है। सेकंड कैटेगरी जो है आपके पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स की आती है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के अंदर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने चैनल है उसको डिवाइड नहीं करना, ना टाइम के अंदर, ना फ्रिक्वेंसी के अंदर, ना कोड के अंदर। तो जो नोड हैं जैसे उनके पास डाटा आएगा वो फ़ौरन ट्रांसमिट करेंगी। तो उस केस के अंदर कोलिजन हो सकती है। दो से ज़्यादा अगर सेशन एक ही टाइम पे ट्रांसमिट करेंगे तो डाटा कोलाइड हो सकता है। तो हम इसको दो तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो कोलिजन को डिटेक्ट किया जाए, या जो है आप कोलिजन को अवॉइड करें होने से। तो डिटेक्शन करके क्या हो सकता है, या आपके पास कोलिजन को रिकवर करके हम लोग कर सकते हैं। उसमें ये कहेंगे कि जी अभी कोलिजन हो गया तो थोड़ी देर बाद आप ट्रांसमिट कर लें। तो इधर हमारे पास 3 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। प्योर अलोहा प्रोटोकॉल है, देन स्लॉटेड अलोहा है,
दैन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, दैन आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन है एंड कोलिजन अवॉइडेंस है। पहले बात करते हैं हम लोग प्योर अलोहा की। प्योर अलोहा बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, जैसे ही फ्रेम आएगा वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। इस केस के अंदर जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके पास इस केस में आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैकेट आया उसने ट्रांसमिट किया तो उस टाइम पे कोई और भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास अलोहा के अंदर है, प्योर अलोहा के अंदर। प्योर अलोहा को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इधर हम लोग स्लॉटेड अलोहा बना सकते हैं कि आपके पास अज्यूम ये करेंगे कि तमाम फ्रेम्स का जो साइज़ है वो फिक्स है, जो चैनल होगा उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वल टाइम स्लॉट्स के अंदर। जो टाइम है बेसिकली उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वल साइज़ के अंदर, और नोड्स जो होंगी वो आपके पास जैसे ही उनका टाइम स्लॉट, उनको हम लोग नहीं बताएंगे कि आपका टाइम स्लॉट ये है, जैसे हम लोग TDMA में कर रहे थे। TDMA में तो हर नोड को पता होता है कि अब मेरी बारी है। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर हमने चैनल को डिवाइड किया टाइम के अंदर, नोड्स को नहीं पता। जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा, अभी टाइम स्लॉट स्टार्ट हो गया तो जो जिसके पास डाटा है वो भेज देगा। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि कोलिजन जो है वो अलोहा से थोड़ी सी कम है, मगर फिर भी कोलिजन की चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोलिजन नहीं हुई तो इसका मतलब है कि नया फ्रेम भेजा जाएगा। कोलिजन हो गई है तो जो फ्रेम था वो उसको दोबारा से रीट्रांसफर किया जाएगा जब तक सक्सेस नहीं होती। कैसे? इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये जो चैनल था इसको हमने डिवाइड कर दिया इक्वल टाइम के अंदर। नोड 1, नोड 2, नोड 3, 3 नोड्स हैं। अच्छा, क्या हुआ कि पहले टाइम स्लॉट के अंदर नोड 1 और 2, 3 तीनों ने एकदम से ट्रांसमिट कर दिया, तो क्या होगा कि आपके पास कोलिजन हो जाएगी। तो इसको हमने डिटरमाइन कर दिया C से। हमने यहाँ पे नोड 1, 2, 3 को नहीं पता। अगर पता हो कि अब मेरी बारी है तो वो फिर आपके पास TDMA बन जाएगा। तो TDMA नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमने टाइम में डिवाइड किया है टाइम स्लॉट्स के अंदर। जिसके पास उस टाइम पे डाटा है वो बस ट्रांसमिट कर देगा, बारियाँ नहीं लगाई हुई यहाँ पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो टाइम स्लॉट है वो एम्प्टी आ गई, उस टाइम पे फिर किसी ने ट्रांसमिट नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो 1 ने ट्रांसमिट किया, उसी टाइम पे 2 ने भी ट्रांसमिट कर दिया, तो इस केस में फिर कोलिजन आ जाएगी। फिर आप देख सकते हैं कि सेकंड टाइम स्लॉट में फिर उसके बाद फ़ौरन जो है वो 2 ने ट्रांसमिट कर दिया, तो और इस टाइम पे बाकियों ने ट्रांसमिट नहीं किया, तो इस तरह आपके पास 2 का डाटा सक्सेसफुल हो गया। अब रिमेनिंग 1 और 3 रह गया, तो 1 और 3 फिर दोबारा ट्रांसमिट करेंगे, तो फिर कोलिजन आ जाएगी एक टाइम पे। फिर इस तरह आप देख सकते हैं। तो इसका फ़ायदे की बात करें तो इसमें ये है कि जो चैनल एक्सेस है या जो डाटा रेट है वो फुली तौर पे अवेलेबल होता है नेटवर्क के लिए कंडीशन तौर पे। ये डिसेंट्रलाइज है, सिंपल है, इसमें कोलिजन के चांसेस जो हैं वो अलोहा से कम है। नुकसान क्या है कि कोलिजन आती है इसमें, टाइम स्लॉट वेस्ट होती हैं, ठीक है। आइडल टाइम स्लॉट भी आ सकती हैं, अगर कोई डाटा नहीं है तो वो खाली जा रही होंगी। हाँ, यहाँ पे जो है नुकसान में ये, अगर इसको सिंक्रोनाइज़ कर दें तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा, मगर फिर वो TDMA शक्ल हो जाएगी। रैंडम एक्सेस की बात करें तो रैंडम एक्सेस में जो एक और प्रोटोकॉल है वो है आपके पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये इस तरह से है कि ट्रांसमिट करने से पहले लिसन किया जाए कि मीडियम फ्री है या बिज़ी है। अगर मीडियम फ्री है तो ट्रांसमिट कर दिया जाए एकदम, अगर बिज़ी है तो थोड़ा वेट किया जाए। जैसे आप बात कर सकते हैं, हम लोग आपस में बातें करते हैं कि अगर कोई बात करे तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है आप पहले बात कर लो, इस तरह CSM में काम करता है। इसकी एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि आपके पास इस केस के अंदर टाइम 0 के ऊपर स्टेशन इसने ट्रांसमिट किया, इसको मीडियम फ्री मिला, उसके बाद जो है वो ट्रांसमिट करता रहा, मगर थोड़ी देर बाद जो है इसने भी नोड 4 ने भी ट्रांसमिट किया, तो उसको तो उस टाइम पे फ्री मिला था, मगर फिर कोलिजन आ गई। तो कोलिजन जो ही आई तो वो काफ़ी देर तक कोलिजन होती रही। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर बाद वो कहेगा कि 1, 2 कहेगा कि आप पहले ट्रांसमिट कर लो, तो फिर वो ट्रांसमिट करेगा, फिर जो है उसके बाद ये 2 ट्रांसमिट करेगा। तो कोलिजन जो होगी यहाँ पे एंटायर पैकेट की आ सकती है, और इस वजह से आपके पास टाइम स्लॉट जो है वो वेस्ट आ सकती है। इसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जाता है? तो इधर हम लोग कोलिजन को डिटेक्ट कर लें। जैसे ही कोलिजन आ गई है तो डिटेक्ट कर लिया जाए शॉर्ट टाइम के अंदर, देन फिर उसको हम लोग डिटेक्शन करने के बाद अबॉर्ड कर दें,
कम्युनिकेशन को जैसे डिटेक्ट कर लिया कि भाई ये कोलिजन आ गई है तो रिड्यूस कर दिया जाएगा कि अब इस टाइम पे कोई भी ट्रांसमिट ना करे, बाकी भी ट्रांसमिट ना करें। तो इस वजह से आपके पास जो चैनल की वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। कोलिजन डिटेक्शन जो है वो आपके पास सिर्फ वायर्ड जो केबल वाले नेटवर्क हैं उसमें हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप कोलिजन जो होगी वो सिग्नल स्ट्रेंथ, ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ से आप कंपेयर करते हैं, जबकि वायरलेस के अंदर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है वेरी होती है और जो सिग्नल्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं वो ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन। तो कोलिजन डिटेक्शन की वजह से ये होता है कि हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कोलिजन को, फिर उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेंगे और फिर बारियां लगा देंगे कि अब नोड 1 ट्रांसमिट कर सकती है। इसकी अगर बात करें इथरनेट के अंदर तो पहला स्टेप इथरनेट में इम्प्लीमेंटेशन की, इथरनेट के अंदर CSMA/CD को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कैसे होता है कि पहले स्टेप के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो डाटाग्राम रिसीव करेगा नेटवर्क लेयर से, उससे फ्रेम क्रिएट करेगा, देन सेंस करेगा चैनल अगर फ्री है, अगर चैनल फ्री है तो ट्रांसमिट कर देगा, अगर चैनल बिजी है तो वेट करेगा जब तक चैनल फ्री नहीं होता, फिर उसके बाद ट्रांसमिट करेगा। थर्ड स्टेप में ये है कि अगर जो उसने ट्रांसमिट किया है वो विदाउट कोलिजन वो पूरा ट्रांसमिट हो चुका है, उसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन है। अगर उसने डिटेक्ट कर लिया है कि कोलिजन आ गई है तो उसी टाइम पे ट्रांसमिशन को रोक देगा, अबॉर्ट कर देगा और जैम सिग्नल भेज देगा। जैसे ही अबॉर्ट मिलेगा तो ये बाइनरी एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा बैक ऑफ का कि इतने टाइम के लिए, वो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है, वो कुछ भी रैंडमली तौर पर क्रिएट हो सकता है। तो बैक ऑफ सिग्नल ये होता है कि अब सपोज़ वो आप खुद जो है वो 3 सेकंड के लिए वेट पे चले जाते हैं, दूसरे को कहते हैं आप 2 सेकंड के लिए वेट करें। तो ये रैंडमली तौर पे आपके पास बैक ऑफ टाइमर आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताता है कि इतने टाइम के लिए आप वेट कर लें। तो जैसे ही बैक ऑफ टाइमर एक्सपायर होगा देन उसके बाद आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप कोलिजन जो डिटेक्शन है उसके बजाय वायरलेस के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो कोलिजन अवॉइडेंस है। कोलिजन को यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि अवॉइड किया जाए। जैसे कोलिजन डिटेक्शन में तो हम लोग कोलिजन को कह रहे थे कि हो जाए फिर उसके बाद डिटेक्ट करेंगे, इधर जो है हम लोग कोलिजन को डिटेक्ट नहीं करेंगे, इधर हम लोग कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह कोलिजन होए ना। अब कैसे ना हो उसके लिए हमारे पास CSMA/CA का प्रोटोकॉल है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। ये आपके पास वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या जो वाईफाई है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इधर आपके पास सेंडर और रिसीवर के ऊपर कुछ इवेंट्स होते हैं। सेंडर पे ये होता है कि चैनल को सेंस किया जाता है कि चैनल फ्री है, अगर चैनल फ्री मिल गया तो एकदम से ट्रांसमिट नहीं करेंगे, थोड़ी सी देर के लिए आप इंतज़ार करेंगे। वो जो है जो टाइम जो है वो आपके पास कहलाता है डिफ्स का टाइम। डिफ्स टाइम तक के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस स्पेस मिली सेकेंड में कुछ टाइम होता है। अगर आपको चैनल फ्री भी मिल गया तब भी आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे, डिफ्स के टाइमर तक वेट करेंगे। जैसे ही डिफ्स का टाइमर एक्सपायर होगा फिर आप ट्रांसमिट करेंगे। ये इस वजह से ताकि अगर उस दौरान डिफ्स के दौरान में कोई और बंदा ट्रांसमिट कर रहा है तो वो डिटेक्ट हो जाए और फिर उस केस में फिर हम ट्रांसमिट ना करें। जैसे ही डिफ्स का टाइमर एक्सपायर होगा तो आप दोबारा डिटेक्ट करेंगे और फिर आप ट्रांसमिट कर देंगे। अच्छा, दूसरा ये कि अगर ये तो उसके इसमें था कि आपको चैनल फ्री मिल गया, अगर आपको चैनल बिज़ी मिल जाए फिर क्या करेंगे? फिर आप एक रैंडम टाइमर चलाएंगे और जैसे ही वो टाइमर एक्सपायर होगा फिर आप दोबारा चैनल को चेक करेंगे कि वो फ्री है या बिज़ी है। अगर चैनल फ्री मिला तो फिर आप ट्रांसमिट करेंगे, मगर डिफ्स के वेट करने के बाद। अगर फिर भी आपको क्या कहते हैं टाइमर फ्री नहीं मिलता, मतलब चैनल फ्री नहीं मिलता, तो फिर आप दोबारा फिर टाइमर चला लेंगे। और अगर आपने पहले 2 सेकंड के लिए टाइमर चलाया था तो आप इसको इंक्रीज़ करके 3 सेकंड पे ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बात थी सेंडर के ऊपर। रिसीवर ये कहता है कि अगर रिसीवर को जो फ्रेम है वो ओके रिसीव हो गया तो उसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट जो है वो भेजनी है उसने। एक्नॉलेजमेंट कब भेजेगा? वो आपके पास भेजेगा सिफ्स का टाइम वेट करने के बाद, ताकि आपके पास वो फिर कोलिजन ना आए। कैसे होगा? पहले सेंडर ने सेंस किया, डिफ्स का टाइमर एक्सपायर हो गया, उसने डाटा भेज दिया। अब रिसीवर क्या करेगा? वो सिफ्स का टाइमर वेट करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब कोलिजन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इधर हमने बेसिकली चैनल को रिज़र्व करना है ताकि अवॉइड किया जा सके कोलिजन से। तो यहाँ पे आपके पास जो सेंडर है CSMA/CA के अंदर, वो बेसिकली ये करता है, कैसे आपके पास करेगा
तो आपके पास वो इस तरह होगा कि जो सेंडर्स होंगे जिन्होंने डाटा भेजना है वो अपने तमाम नेबर्स को रिक्वेस्ट टू सेंड भेजेंगे, सॉरी अपने बेस स्टेशन को। चूँकि हम लोग वाईफाई की बात कर रहे हैं तो जो वाईफाई का राउटर होगा, जो वाईफाई का राउटर होगा वो रिसीव करेगा रिक्वेस्ट टू सेंड के पैकेट्स। किससे रिसीव करेगा? लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल या जो भी नोड्स हैं उनसे रिसीव करेगा रिक्वेस्ट टू सेंड के पैकेट्स, जो बेस स्टेशन है या जो राउटर है। जैसे ही उनको रिक्वेस्ट टू सेंड के पैकेट मिल जाएंगे तो जो बेस स्टेशन है वो उनको क्लियर टू सेंड का पैकेट भेजेगा कि अब इस टाइम पे चैनल फ्री है। जैसे ही सारी नोट्स को मिलेगा जिन्होंने कहा था कि रिक्वेस्ट टू सेंड हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लियर टू सेंड, तो वो आपके पास ट्रांसमिट करेंगे फ्रेम्स को। मगर इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइमर वेट करने के बाद फिर ट्रांसमिट किया जाएगा। एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि ए और बी दोनों ने भेज दी एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट। तो इस केस के अंदर एक्सेस पॉइंट ने क्या कहा, जो राउटर था उसने क्या कहा कि जी कोलिजन आ गया, दोनों एक साथ भेजना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट जो है वो डिटरमाइन करके देगा रैंडम टाइमर। वो ए का टाइमर और बी का टाइमर सेट कर देगा। सपोज़ ए का टाइमर पहले एक्सपायर हो गया तो फिर दोबारा वो भेजेगा रिक्वेस्ट भेजी किसने? RTS भेजा ए ने, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट के पास मिला, एक्सेस पॉइंट ने ए और बी दोनों को भेज दिया। ये कैसे हुआ? एक्सेस पॉइंट ने दोनों के पैकेट एक साथ रिसीव किए, तो इस केस में कोलिजन होगी। इसने टाइमर चला दिया दोनों के ऊपर और दोनों को उनका टाइमर बता दिया। तो जिसका टाइमर पहले एक्सपायर हो गया, सपोज़ एक पहले टाइमर एक्सपायर हो गया तो उसने पहले RTS भेज दिया। तो फिर CTS क्लियर टू सेंड भेजेगा एक्सेस पॉइंट दोनों को, ए और बी दोनों को भेजेगा कि भाई अब ये ए का टाइम है। तो ए जो है फिर अपना डाटा भेज देगा और फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। और इतने टाइम तक उसको ए ट्रांसमिट कर रहा है तब तक बी वेट करेगा। फिर जैसे ही इसका टाइमर एक्सपायर होगा तो फिर बी पे भेजेगा। तो इस तरह आपके पास कोलिजन अवॉइडेंस का प्रोटोकॉल काम करता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप बारियां लगा दें, टेकिंग टर्न्स का। हमने ये देखा है अभी तक कि चैनल को हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। चैनल पार्टीशनिंग जो है वो आपके पास एफिशिएंटली तौर पे हाई लोड्स के ऊपर अच्छा काम करती है। मगर अगर आपके पास नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक कम होगी तो उसमें डिले आ सकता है। बैंडविड्थ जो एलोकेट हुई है वो इवन अगर एक नोड है तो वो वेस्ट हो सकती है। जो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है उसमें देखा है वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मगर हाई लोड कंडीशन के अंदर नहीं। लो लोड जब आपके पास पैकेट्स कम हो, हाई लोड के अंदर कोलिजन ओवरहेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जो टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल है वो इन दोनों का फ़ायदा लेते हैं। कैसे कि वो कोलिजन वाले भी चेक करेंगे, इसमें बारियां लगाती जाती हैं, पोलिंग की जाती है। पहला मैकेनिज्म जो है पोलिंग का मैकेनिज्म है। इधर आपके पास मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट है। स्लेव्स जो है यहाँ पे हमारे पास डम्स होंगे, ठीक है, डम मशीन्स होंगे, बिल्कुल ही उनको कुछ नहीं पता। मास्टर जो होगा वो इनवाइट करेगा, वो बारियां लगा के देगा कि भाई अब बारी इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। तो यहाँ पे आपके पास बारियां कैसे लगाई जाएंगी, तो पोल किया जाएगा। तो इस वजह से आपके पास पोलिंग ओवरहेड इंक्रीज होता है, लेटेंसी मतलब डिले आ सकता है। मास्टर जो है वो आपके पास बारियां लगाता है, तो क्या पता वन ने भेजना ही ना, तो बाकी वेट करते रहेंगे। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे आपके पास मास्टर ही अगर फेल हो जाए, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर मास्टर ख़राब हो गया तो फिर पूरा नेटवर्क भी पोलिंग वाला मैकेनिज्म फेल हो जाता है। कैसे काम करता है? इस तरह कुछ काम करता है कि पोल किया, बारी इसकी आ गई तो उसने डाटा भेज दिया, तो फिर उसने पोल भेजा, बारी इसकी आ गई उसने, तो पोल जो है वो मास्टर भेजेगा कि भाई अब इसकी बारी है। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये कि आप टोकन पासिंग का मैकेनिज्म करें, जिसको हम टोकन रंग भी कहते हैं। इसमें जो जिसके पास टोकन होगा वो ट्रांसमिट करेगा। ये इस तरह होगा, टोकन गया इसके पास, तो इसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं भेजना, तो फिर ये दोबारा इस तरह एंटी क्लॉक भेज देगा। अब इसके पास टोकन आ गया, इसके पास डाटा था, तो इसने अब भेज दिया डाटा भेज दिया, डाटा सबको मिल गया और फिर आगे आपके पास चलते रहेगा। तो जो टोकन पासिंग है वो आपके पास इधर मसला ये कि टोकन का ओवरहेड थोड़ा सा ज़्यादा है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। टोकन अगर ख़राब हो गया, लेटेंसी आ सकती है, डिले काफ़ी लग सकता है, क्योंकि बारी आने में काफ़ी देर लग सकती है। अच्छा, ये आपके पास कुछ समरी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था मैक प्रोटोकॉल्स के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।